इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया है ज़िंदगी, क्योंकि बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो तुमने मुझे दिया वो बहुतों को नसीब नहीं होता। दोस्तों, शाम ढल चुकी है, रात के 9 बज चुके हैं। एक बात हमेशा याद रखना, मुझे नहीं पता कि आपका किन किन लोगों ने दिल दुखाया, किसने आपको क्या कहा, लेकिन प्लीज़ 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 अपने भविष्य के लिए, दिन भर में आपको किसी ने कुछ भी कहा हो, किसी झगड़ा हो गया हो, आपके फ्रेंड ने वो कह दिया हो, जो आपके दिल के सबसे करीब है उसने आपके दिल को हर्ट कर दिया हो, प्लीज़ सब बातों को रिमूव कर दीजिए और हम लोग एकदम बिल्कुल फ्रेश माइंड से इस सेशन की शुरुआत करते हैं। क्योंकि बर्नौली ने कहा था कि गहरा जल सदैव शांत होता है। यदि आप गहरे हैं, आपका ज्ञान गहरा है, तो आप हमेशा शांत रहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अधजल गगरी छलकत जाए। यदि आपके पास ज्ञान कम है, आपके पास मेच्योरिटी कम है, तो आप हमेशा तू मैं उलझे रहेंगे। तो अपने दिमाग का ग्राफ बिल्कुल सीधी रेखा करते हुए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे। जो बच्चे डेली सेशन करते हैं, विदित जी, वैशाली, पिंकी मैम, विक्की, प्रभाकर, सत्यनाथ यादव, राकेश जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हमारे ओम सर, ज्ञान सर, आप सबका भी स्वागत है सर। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि कार्य का मात्रक क्या है। ये फिजिक्स का टेस्ट नंबर 6 है, ठीक है। फिजिक्स का टेस्ट 6 चल रहा है, तो आपको ऐसा नहीं कि हमेशा कुछ भी आ सकता है किसी भी टेस्ट सीरीज में, ठीक है। तो 20-30 टेस्ट हम लोग करेंगे। तो कार्य का मात्रक क्या है, तो आपको ये भी याद रखना है कि केवल कार्य का मात्रक, आपको ये भी याद रखना है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का सूत्र क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो कार्य बराबर होता है बल गुरुत्व विस्थापन। क्या होता है? बल गुरुत्व विस्थापन। और कार्य क्या है? एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर भी होता है, आपको याद रखना है। और सीजीएस की बात करें, तो जो कार्य का मात्रक होता है वो क्या होता है सीजीएस में? अर्घ होता है। क्या होता है मेरे लाल? अर्घ होता है। और आपको पता होगा कि एक अर्घ में 10⁻⁻7 जूल होता है। ये भी बात आपको याद रखना है। और वहीं साथ साथ में हम कह दें कि एक जूल में 10⁻7 अर्घ होता है, ये भी बात आपको याद रखना है। जो कार्य होता है, जब भी हम किसी चीज़ में, जैसे हमने कहा कि आपके दीवार एक आपको एग्जांपल देते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास जूल। यदि हमने कहा कार्य कब कहाँ माना जाता है, जैसे कोई बंदा कहा कि हम कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो बल लगा रहा होगा और बल की दिशा में विस्थापन हो रहा होगा। यदि हम कहें कि आप अपने साइकिल को चलाते हुए बाजार जा रहे हैं, तो क्या कार्य कर रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि आपने बल लगाया और बल के साथ साथ क्या हुआ? विस्थापन। विस्थापन मतलब क्या होता है? विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन मतलब हुआ कि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारे पास बी है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति के बीच का जो अंतर होता है, यही हमारा विस्थापन होता है। विस्थापन एक सदिश राशि होती है और विस्थापन 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी कोई पिंड में विस्थापन होता है, तभी कार्य का होना माना जाता है। समझ रहे हो आप? जैसे हमने कहा कि हम आ रहे हैं, आपका जो घर का दीवार है उसे मैं ढकेल रहा हूँ, हम दिन भर बल लगाए, खा पी के बढ़िया गए, एकदम आपका दीवार एकदम बढ़िया से ढकेल रहे हैं, लेकिन दीवार नहीं गिरा। हमने कहा कि लाई भाई, हमने दिन भर आपका दीवार ढकेला और हमारा मजदूरी होता है, लाओ 400 रुपये। आप कहोगे पागल हो क्या, थप्पड़ मारेंगे, दीवार गिरा नहीं तो हम कैसे दे देंगे पैसे? हमने कहा भाई तुम्हारे सामने हमने खाना वाना खा कर आए, 8 घंटे आपके सामने प्रॉपर ड्यूटी किया, कैसे नहीं काम किया? आप हमको समझाओगे बेटा? सुनो, जब तक आपने दीवार पे बल लगाया, लेकिन दीवार तो विस्थापित ही नहीं हुई, दीवार तो गिरी ही नहीं, तो कार्य किस बात का? तो आई होप जब बल की दिशा में जब विस्थापन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्य की परिभाषा दी जाती है। आई होप यहाँ तक फंडा क्लियर होगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जूल को हम न्यूटन मीटर लिखते हैं। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बल भी क्या होता है? सदिश, और विस्थापन भी क्या होता है? सदिश। एक बात और याद रखना कि जब याद रखना मेरे लाल, जब पहला पॉइंट कि जब दो सदिश का जब गुणा किया जाता है, दो सदिश का जब गुणा किया जाता है, तो हमेशा कौन सी राशि मिलती है? अरे बोल दो, हाँ, अदिश राशि प्राप्त होती है सर। एग्जाम्पल देके बताइए सर, क्या होता है? कार्य। क्या होता है? कार्य। क्या और क्या कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। दूसरी बात,
एक सदिश और जब एक अदिश का गुणा होता है तो क्या होता है, एक यहाँ से क्या हमें कौन सी राशि मिलती है, एक सदिश राशि मिलती है। सर एग्जाम्पल से बताइए, देख लो, यह बराबर क्या होता है, यमय द्रव्यमान क्या है, सदिश राशि, तोरण क्या है, सॉरी द्रव्यमान अदिश राशि है, तोरण एक सदिश राशि है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इतना बेसिक क्यों, पेपर में आया है इसलिए बताना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए आगे चलें, वेरी गुड। और आज इसका अब अदिश और सदिश का गुणा भी क्या होगा, हमारे पास सदिश होगा, लेकिन जब दो अदिशों का गुणा होगा तो हमेशा एक सदिश राशि प्राप्त होगा, ये बात आप हमेशा याद रखना। सदिश वही राशि होती है जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन के साथ खेलना पसंद करेंगे हम लोग, ऑप्शन के साथ खेलना पसंद करेंगे। न्यूटन किसका मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है, ठीक है ना। बल यह बल यह बड़ा इंटू क्या होता है, यमय होता है। ये न्यूटन का दूसरा नियम है ना। तीसरा नियम का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। राकेट का प्रक्षेपण, राकेट जब लॉन्च करते हो, बंदूक का चलना, जब बंदूक से आप गोली चलाते हो तो बंदूक का पीछे की तरफ झुकना आना, ठीक है। अब जब नाव से पैर रखकर आप उतरते हो तो नाव का पीछे की तरफ जाना, जब आप जमीन पे चल रहे हो तो अपनी पैर से पृथ्वी को पीछे की तरफ ढकेलना, और पृथ्वी भी उतने ही बल से आपको आगे की तरफ ढकेलती है, तभी आप चल पाते हो। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। और बल का जो सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है मेरे लाल, डाइन होता है। डाइन और न्यूटन में एक संबंध होता है, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10⁻5 डाइन होता है, जबकि एक डाइन में 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ, वेरी गुड, क्लियर हो गया सर। आगे चलते हैं। वाट होता है, वाट क्या होता है, पावर क्या होता है, W/T। अब कहोगे सर कार्य क्या होता है, कार्य जो होता है समय, है ना। जैसे हमने कहा पावर क्या होती है, जरा बताओ। हमने कहा कि हमारे पास एक चिंटू है, ये चिंटू है ना, ये चिंटू है। अब चिंटू को हमने कहा कि आप उठा के फेंको। अब एक बंदा है, हमारे पास दो लोग हैं, एक ये है एक बी है। मान लो ये राकेश जी हैं और ये मान लो हमारे पास विदित जी हैं, है ना, विदित जी हैं। तो राकेश ने चिंटू को उठा के कितना फेंक दिया, 2 किलोमीटर फेंक दिया दूर, उठा के चिंटू को गेंद की तरह 2 किलोमीटर फेंक दिया। विदित जी आए, विदित जी क्या किए, क्या चिंटू को घुमाते हैं, घुमाने के बाद में इसको 4 किलोमीटर फेंक देते हैं। कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अब सवाल उठता है पावर किसके ज़्यादा, विदित जी कहेंगे यार पावर मेरे पास ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि मैंने 4 किलोमीटर फेंका है बिल्कुल सेम उतने ही समय में। तो पावर क्या होता है, कार्य, है ना, कार्य बटे समय होता है, पावर होता हो गया। और कार्य इसका मात्रक निकाल लीजिए आप, वाट, जो पावर होता है W/T, मतलब कि न्यूटन इंटू मीटर बटे टी, इसी को हम क्या कहते हैं, वाट। और 1 HP बराबर क्या होता है, 746 वाट। इसको भी आप याद रखना। डाइन हम लोग देख लिए, ठीक है। आगे चलें, ठीक। और जितने लोग भी जुड़े हैं, राकेश जी, विदित जी, वैशाली मैम, पिंकी मैम, आप लोग प्लीज़ सेशन को पहले लाइक कर दीजिए। और सत्यनाथ जी, जितने लोग भी जुड़े हैं आप सबका स्वागत है। और डेली जुड़ा कीजिए। पहले प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, लाइट ईयर, है ना। चलिए बताइए, प्रकाश वर्ष समय की नहीं, समय का मात्रा तो सेकंड होता है, समय को सेकंड में नाप सकते हैं आप। लाइट ऑफ इंटेंसिटी नहीं, प्रकाश की तीव्रता नहीं, इसका मात्रा तो कैंडिला होती है, ज्योति तीव्रता या प्रकाश तीव्रता। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है हमारे पास, किलोग्राम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, डिस्टेंस, दूरी का मात्रक होता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या सवाल आपके पास क्या उठता है, जरा देखिएगा। ये तो दूरी हो गया। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, कितने मीटर होता है, 9.46 × 10 पावर कितना, 15 मीटर। या इसे अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं क्या, कि 10 के पावर 16 मीटर, ठीक है ना। आपको पता होगा कि एक पारसेक में, है ना, बताइए एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, ठीक है। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी छापिए, सब लोग जल्दी छापिए कि एक पारसेक में कितना होता है भाई। तो एक पारसेक में होता है कितना, 3.2 प्रकाश वर्ष। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। आगे चलें। एम्पियर किसका मात्रक, क्या मतलब कितना इजी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी, ठीक है। एम्पियर किसका मात्रक है, तो याद रखना एम्पियर किसको, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए सब लोग। और इसके साथ एम्पियर क्या होता है हमारे पास, एम्पियर वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में एक संबंध स्थापित किया, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार जो वोल्टेज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। इसका मतलब V = क्या होता है, IR।
यदि हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हमारे पास करंट भी बढ़ना चाहिए। आर क्या है हमारे पास? रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और जब हम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जब प्रतिरोध को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है? आर इक्वल टू क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। जब इसको हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या होता है? पैरेलल में जब हम जोड़ेंगे तो 1/R बराबर के 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ये बात आप याद रखना। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और हाँ, एक बात और याद रखना, जो हमारे पास विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा जो होता है वो एक अदिश राशि होता है। क्या होता है? एक अदिश राशि। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है हमारे पास कूलाम, है ना, कूलाम। ठीक है, अब कूलाम की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। याद रखना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो एम्पियर आपका क्लियर हो गया, विद्युत धारा क्लियर हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे चलें। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन सा नहीं है? देखिए, जो लोग पढ़े हैं वो लोग तो इस सवाल को कर देंगे, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं वो इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। क्यों राकेश जी? सही बोल रहा हूँ ना मैं? विदित जी बताएं। क्योंकि एक बार भी यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं देखें तो वहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। और ये ऐसे इजी क्वेश्चन हैं जो कि सब लोग गलत करके आते हैं। ठीक है, यहाँ तक एमटेक करने के बाद भी बच्चे गलत करके आते हैं। हमने पूछा था, हमारे साथ सब लोग पोस्टेड हैं, पीएचडी करने के बाद भी गलतियाँ करके आते हैं सब लोग। तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है उसमें। जब आपका जब काउंटडाउन चल रहा होता है ना इस स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको यहाँ पे आपका दिमाग मैक्सिमम कंडीशन में काम कर रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हो ना तो बिल्कुल से वो हाफ हो जाता है। चलिए, तो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? अधिवर्ष, वर्ष। भाई यदि देखो सेकंड की बात करें, समय का मात्रक है। मिनट क्या है? समय का मात्रक है। घंटा समय का मात्रक है। दिन समय का मात्रक है। वीक समय का मात्रक है। मंथ, मंथ से भी समय काउंट कर सकते हैं भाई। मंथ हो गया, ईयर हो गया, है ना, अधिवर्ष हो सकता है, ये भी तो हो गया हमारे पास। चंद्रमाह भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन प्रकाश वर्ष, अभी हमने बताया कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये मात्रक है दूरी का, है ना, दूरी का। ठीक, और दूरी एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? हमने बताया था 9.46 × 10 पावर कितना? 15 मीटर, 10⁻15 मीटर। ये बात आप याद रखना। अच्छा, दूरी किसे कहते हैं आप बताइए? दूरी किसे कहते हैं? अंतिम माइनस प्रारंभिक बिंदु की जो स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं? एकांक समय में, एकांक समय में पिंड के द्वारा चली गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या समझ में आया? क्या दूरी किसे कहते हैं बताओ? एकांक समय में या 1 सेकंड में किसी पिंड के द्वारा, या एकांक समय कुछ भी ले लो आप, 1 घंटा ले लो, एकांक समय में पिंड के द्वारा चली गई रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। रास्ते की लंबाई जो होगी वही तो दूरी होगी। और हमारे पास जो पूरे विज्ञान में जो मूल राशियां होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटी होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट्स तो क्या होंगी? 7 होंगी। और फंडामेंटल यूनिट कितनी होंगी? ये भी कितनी होंगी? 7 होंगी। बाकी तो इससे व्युत्पन्न है, बाकी इससे व्युत्पन्न है। ठीक है, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ? वेरी गुड, आगे चलें। चलिए जल्दी कीजिए। इस सवाल का आंसर काफ़ी आज इजी सवाल है ना? तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से कर सकते हैं। पार्सेक किसकी इकाई है? समय की नहीं। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, या फिर मिनट हो सकता है, घंटा हो सकता है, दिन हो सकता है, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है। इसके बाद भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। चमक की नहीं, ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर गलत, ये भी गलत। क्या हो जाएगा? दूरी का। दूरी का हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और याद रखना कि जो स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन और रेडियन, स्टेरेडियन घनकोण का मात्रक होता है, रेडियन कोण का मात्रक होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ठीक, ये लो पास्कल। पास्कल क्या है? आपसे सवाल मेरा उठता है कि दाब क्या है ना? 95% लोग गलत करेंगे। हमने कहा कि दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? जल्दी बताओ। क्या बल बटे क्षेत्रफल होता है क्या? बताओ, बल बटे क्षेत्रफल होता है क्या? सब लोग बताओ जल्दी। ये जितने लोग भी यस यस कर रहे हैं ना, या करने के लिए सोच रहे हैं, सब गलत हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बताओ, ऐसा नहीं होता कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है भाई मेरे। अब चलो प्रूफ करते हैं कैसे नहीं होता। देखो यहां पे, ठीक, जैसे हमारे पास
एक बंदा ये है ना। जब एक बंदा ये है, ठीक है, यदि हमने कहा दो बंदे खड़े हैं, ठीक, अब एक बंदा इसका यहां पर है, ठीक है, यदि ये बंदा इसको हाथ से इधर की तरफ खींचता है तो इधर झुक जाएगा वो, है ना, झुकेगा तो क्या होगा, वो फोर्स होगा कि प्रेशर होगा, बल होगा, कहो नहीं सर ये तो बल होगा। फोर्स क्या होता है, फोर्स हमारे पास पुल आर पुश, खींचना या धकेलना क्या होता है, बल होता है। यदि इसको इधर की तरफ ढकेल रहा है या खींच रहा है वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है। लेकिन यही जब ए यहाँ पे जो बल है हमारे पास, जो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल है, ये बल का नेचर क्या है सर, ये जो बल का नेचर है ना, ये 90 डिग्री का बल है। कैसे, जैसे हमारे पास ये चिंटू खड़ा है, ये मिंटू खड़ा है, तो चिंटू जब मिंटू के पैर को जब दबाएगा तो मिंटू क्या कहेगा, यार चिंटू मेरा पैर मत दबाओ, समझ गए, थोड़ा देख के चला करो, ये चश्मे का अपना नंबर ठीक ठाक करवा लो, दिखाई नहीं देता पैर दबा रहे हो। तो यहाँ पे मिंटू के मुंह से तुरंत निकला पैर मत दबाओ, जबकि यहीं जब चिंटू इस मिंटू का हाथ पकड़ के खींचेगा तो मिंटू कहेगा कि पगला गए हो क्या, मेरा हाथ काहे खींच रहे हो। वहां पे दाब नहीं का, क्योंकि बल तो दोनों जगह लग रहा है, एनर्जी तो दोनों जगह वेस्ट होगी। लेकिन क्या होगा कि जब कोई भी बल, जब चिंटू अपने पैर का जो दाब है मिंटू पे 90 डिग्री पे लगाएगा तो वहां पे जो होगा हमारे पास वो कहलाएगा दाब। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप धरती पे खड़े हैं, 90 डिग्री पे खड़े हैं, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से जो मास लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है पृथ्वी पे, वो क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर फोर्स है। आप अपने छत पे खड़े हैं, छत पे जो आपका वजन है, वजन जो छत के ढलैया पे जो जा रहा है, जो वेट जा रहा है, वो क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स है। तो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो जब भी कोई बल 90 अंश पे कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बल में कंसीडर करते हैं, दाब में कंसीडर करते हैं। तो P इक्वल टू क्या होता है, F/A, बट F इज अ परपेंडिकुलर फोर्स, इसका यूनिट न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर। इसको हम क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं, या इसको हम बार कहते हैं, ठीक है, बार भी इसका मात्रक होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा पास्कल दाब का मात्रक है, ठीक है, ठीक। और आर्द्रता किस में नापते हैं, जल्दी बताओ, आर्द्रता किस में नापते हैं, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी किस में नापते हैं बताओ, हाइग्रोमीटर में। किस में नापते हैं, हाइग्रोमीटर में। स्पेसिफिक डेंसिटी किस में नापते हैं, हाइड्रोमीटर में, ठीक है ना। वायुयान की जो ऊंचाई होती है उस किस में नापते हैं, टैकोमीटर से, ठीक है। वर्षा रेन गेज से नापते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास 3। कैंडिला, यार बहुत इजी सवाल आज का टाइप किया गया है, समझ नहीं आ रहा है। कैंडिला किसका मात्रक है, जल्दी बताओ। तो साथ ही साथ में आप जरा कुछ हमें बात बता दो कि एक हम स्केल खींच रहे हैं, ये हमारे पास 4 स्केल है, ये हमारे पास र्यूमर है, ये फ़ारेनहाइट है, ये सेल्सियस है, केल्विन है, ये हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है, और ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है, और ये हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है। तो सवाल मेरा ये है कि यदि हम आपके पास थर्मामीटर न देकर के यदि हम आपको ऐसा थर्मामीटर दे दें जिस पे जो निशान अंकित है वो उस पर र्यूमर में है, तो मेरा सवाल ये है कि र्यूमर पे पानी कितने र्यूमर पे जमेगा और कितने र्यूमर पे उबलेगा, फ़ारेनहाइट पे कितने र्यूमर पे जमेगा और कितने र्यूमर पे फ़ारेनहाइट पे उबलेगा, सेल्सियस पे कितने सेल्सियस पे जमेगा और कितने सेल्सियस पे उबलेगा, और केल्विन में भी आप जल्दी बता दीजिए। एक काम आप जरा जल्दी से करिए, है ना, जल्दी करिए। और इन चारों में संबंध भी आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 0 र्यूमर, ये कितना हो जाएगा 80 र्यूमर, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास कितना फ़ारेनहाइट बताइए, 32 होता है क्या, 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है। और 32 और इसमें जोड़ देंगे आप तो कितना हो जाएगा, 32 में आप जोड़ देंगे कितना, तो हो जाएगा 232, ठीक है। सेल्सियस 0, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 200, कितना हो जाएगा हमारे पास 232 हो गया।
सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री और 100 डिग्री पे पानी उबलने लगेगा। केल्विन की बात करें तो 273 केल्विन और हो जाएगा 373 केल्विन। एक बात और याद रखना, जो करेक्ट होता है हमारे पास 273.15 डिग्री होता है। और हमने बताया था आपको ट्रिपल पॉइंट कितना होता है, पॉइंट के 001 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो ये क्लियर हो गया हमारे पास। एक बात और याद रखना कि जो ट्रिपल पॉइंट होता है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, त्रिक बिंदु क्या होता है, त्रिक बिंदु वो होता है जहाँ पे एक ऐसा लाइन होता है जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं और ये टेम्परेचर होता है पॉइंट के 01 डिग्री, है ना। कितना 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, करेक्ट। ये बात आप याद रखना। जो कैंडेला का मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता हाई इंटेंसिटी। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बीमा बता दूं, एक बार ध्यान दीजिएगा, आपको बीमा आता होगा। सुनिए, जब भी हम बीमा की बात करें तो लंबाई, है ना, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मीटर को, लंबाई को हम एल से दिखते हैं। तो जहाँ पे मीटर की बात आएगी वहाँ पे मीटर की बीमा क्या लिखेंगे आप, यल, यहाँ पे लगा देंगे आप कैपिटल। जब द्रव्यमान की बात करेंगे, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान मतलब मास हमारा ना, मास होता है, इसका द्रव्यमान क्या होता है, केजी होता है, मात्रक किलोग्राम। तो इसको यम, तो आप इसको लिखेंगे, द्रव्यमान का जो बीमा होता है या केजी का जो बीमा होता है कैपिटल एम, है ना। समय मतलब क्या होता है, समय मतलब होता है टाइम मतलब होता है, टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो जहाँ पे सेकेंड की बीमा लिखने की बात आएगी वहाँ पे लिखेंगे, इसको टी लिखेंगे, हो जाएगा कैपिटल टी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल टी हो जाएगा। और बताएंगे हम ताप की बात करेंगे तो ताप को हम बीमा से कैसे दिखाएंगे, हम थीटा। ताप का जो एसआई मात्रक क्या होगा हमारे पास, केल्विन। यहाँ तक फंडा क्लियर हो रहा है। एम्पियर की बात करें तो एम्पियर को हम कैपिटल ए से लिखेंगे बीमा में। एम्पियर क्या है, विद्युत धारा का मात्रक है। आई होप यहाँ तक कंफर्म हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम अब बीमा निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक। ये देखिए, एक कह रहा है निम्नलिखित युग्मों से किन भौतिक राशियों के समान बीमा सूत्र नहीं है, बल एवं दाब। तो बल का सूत्र क्या होता है, बल का सूत्र होता है, निकाल लो बीमा, बल दाब का निकाल के बताते हैं, बाकी का हम, ठीक है, बल दाब का निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुरुत्व त्वरण। तो इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एम से लिखेंगे। ए मीटर है, मीटर की किस में नापते हैं, लंबाई है, तो दूरी मतलब एल, बटे समय, मतलब समय को किस में लिखे थे, टी में, तो क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर। तो इसको हम एक साथ लिखेंगे, एम एल। किसी भी बीमा को हम अंश हर के फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे तो टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी के पावर -2। तो यम एल टी पावर -2। अरे आपको पता होगा, बचपन में हमने पढ़ा होगा घातांकड़ी में, ए के पावर -1 है तो उसको हम 1/a लिख सकते हैं मैथ में, ठीक है, क्लास 9th में। तो एम एल टी पावर -2 किसका हो जाएगा, ये बल का हमारे पास बीमा हो जाएगा। वहीं दाब की बीमा निकालना सिखा दें। दाब की बीमा जो लोग नहीं निकालना जानते सीख लीजिए। जो दाब होता है, दाब मतलब प्रेशर, P इक्वल टू क्या होता है, F/A। तो F का बीमा अभी आपने निकाल लिया क्या, ml t पावर -2, अभी आपने निकाल लिया इसका बीमा। A का बीमा क्या हो जाएगा, A को क्या लिखेंगे आप, क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई भी मीटर में और चौड़ाई भी मीटर में, तो मतलब यल, कैपिटल यल और कैपिटल यल, ठीक है। तो आप देखेंगे एक यल से एक यल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा यम। एक यल बचा है ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यम यल इनवर्स t पावर -2। यही क्या हो जाएगा, यही दाब का बीमा हो जाएगा। आई होप यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों के समान बीमा सूत्र नहीं है। तो इसी का नहीं है, आप देख रहे हैं बल का क्या रहा था, बल का आया था हमारे पास यम एल टी पावर -2, और दाब का क्या आया था हमारे पास, यम यल इनवर्स टी की पावर -2। कार्य ऊर्जा, कार्य का मात्रक, देखो जिन राशियों की यदि बीमा समान, यदि मात्रक समान है तो उनकी बीमा भी समान होगी। जैसे कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और ऊर्जा का मात्रक जूल, तो ये भी क्या होगा, ये समान होगा। भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक भी क्या होगा, न्यूटन। तो एम एल टी पावर -2, तो इसकी बीमा क्या होगी, समान होगी। मतलब ऑप्शन नंबर ए का क्या होगा, करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि बल की बीमा अलग है और हमारे पास दाब की बीमा अलग है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। क्या हुआ, सबकी एनर्जी गायब होने लगी क्या, राकेश, पिंकी, वैशाली, विदित जी, विक्की, सब लोग बताओ, संतोष जी, जल्दी बताइए, आगे चलें। अदिश राशि क्या है ना। देखो आप कहोगे सर ये ही चीज़ बार बार क्यों आ रहा है मेरे लाल, यहाँ पे याद रखना, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है ना।
कि इसके बिना साइंस अधूरा है। यदि आप सच में पढ़ाई कर रहे हो तब मात्रक का क्या रोल होता है ना। सोच लो कि हम लोग से जब स्किल टेस्ट होता था उस टाइम भी पूछा जाता था मात्रक, सोचो। तो अदिश राशि क्या होता है, इसमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होगा, केवल परिमाण होता है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो अदिश राशि क्या है, बल आघूर्ण, बताओ, ये तो सदिश राशि है सर। संवेग सदिश राशि है सर। बल आघूर्ण क्या होता है बताओ, टार्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू लंबवत दूरी होती है ये। संवेग क्या होता है, संवेग P बराबर बल गुरुत्व द्रव्यमान गुरुत्व वेग होता है ये। तो अदिश राशि क्या होता है कि ऊर्जा, ऊर्जा क्या है हमारे पास, एक अदिश राशि है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी, जल्दी बताइए सब लोग कमेंट कीजिए। देखो इतना दिमाग तो देखो, फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, देन बायो पढ़ेंगे हम लोग, तो चिंता बिल्कुल न करें कि सर क्या चल रहा है इस समय, है ना। चलो जल्दी बताओ, चलो देखो सबसे पहले बता दो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, जल्दी बताओ लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, जल्दी बताइए, ये बताइए। और जो समतल दर्पण के बारे में हमने जो पॉइंट बताए थे, समतल दर्पण के पॉइंट, इसको आप लिंक करो तो आपको पता होगा। सवाल कर रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। देखो क्या कहा है, ये संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुरुत्व वेग। अनुपात मतलब क्या होता है, भाग होता है, क्या होता है, भाग। तो यम द्रव्यमान गुरुत्व वेग बटे वेग, तो वेग से वेग क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, केवल द्रव्यमान। तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि हम कहें कि यदि हम गतिज ऊर्जा में वेग के वर्ग से भाग दे दें तो कौन सी राशि प्राप्त होगी, आप जल्दी बताओ, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, कैपिटल डी से लिखते हैं इसको। समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, क्षमता 0 होती है। समतल दर्पण को यदि हम थीटा कोण पे घुमाएं तो ये 2 थीटा कोण पे घूम जाता है, 2 थीटा पे। यदि कोई व्यक्ति है जो कि भी चाल से चल रहा है तो समतल दर्पण में 2 भी चाल से चलेगा, है ना। और एक बात और याद रखना, कोई व्यक्ति है जिसकी लंबाई यदि हमारे पास 4 फीट है तो उसे अपना पूरा शरीर देखने के लिए कितने फीट का आना चाहिए भाई, 4 का आधा 2 फीट। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे चलें। एक शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या स्थिर होता है, डैश डैश करके बताना है। शून्य में बताओ, जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, ये देखो बिल्डिंग है, हाँ ये इस तरह से बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। और यहाँ से किसी ने मेरे चिंटू को ले गया बिस्कुट के बहाने और इसको यहाँ पे मेरे चिंटू को इसने फेंक दिया ऐसे। अब बताओ कि इस कंडीशन में चिंटू का जो त्वरण, सॉरी ये तो मैंने तो बोल ही दिया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, समान त्वरण मतलब इक्विवेलेंट एक्सीलरेशन। देखो त्वरण से ही बना है, एक्सीलरेशन से बना है एक्सीलेटर। जो बाइक में स्कूटी में एक्सीलेटर होता है ना मेरे लाल, वो होता है त्वरित करना, ठीक है, त्वरित करना। लेकिन मेरा सवाल अभी खत्म नहीं होता। आप बताओ जरा कि मैं स्कूटी चला रहा हूँ, क्यों भाई नहीं चला सकता क्या है। ये हमारे पास ग्राफ है, ये हमारे पास O हो गया, ठीक है। ये हमारे पास A हो गया, ये B हो गया, C हो गया, D हो गया और ये E हो गया। अब पूछता है भारत, है ना, 100 बात की एक बात कि पूछता है भारत, आपको जरा बताओ कि जो O A के बीच में त्वरण है ये किस टाइप का है, A B के बीच में त्वरण किस टाइप का है, B C के बीच में त्वरण किस टाइप का है, और C D के बीच में त्वरण किस टाइप का है, और डी ई के बीच में त्वरण किस टाइप का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर का जो लेवल टफ होता है ना तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। जल्दी बताओ आपको पता होगा। देखो आपने एक्सीलेटर को घुमाया है, जब घुमाया है तो क्या हो रहा है, त्वरण बढ़ रहा है ना, त्वरण बढ़ रहा है, ठीक है। आप कहोगे सर ये ग्राफ त्वरण होता क्या है, वेग परिवर्तन की दर। आप जा रहे थे धीरे धीरे और आपको टॉमी ने दौड़ा लिया। मेरा जो गूगल है ना, मेरा पेट है ना, मतलब मेरा कुत्ता है, वो आपको दौड़ा लिया, हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है।
जब वो आपको दौड़ा लेगा तो क्या आप ऐसे ही जाओगे क्या? बताओ, जैसे मेम का है कालीचरण, एक कुत्ता है, आप धीरे धीरे जा रहे हो, वो जब पीछे आ जाएगा तो क्या आपका आपका जो वेग होगा वहीं रहेगा? या तो आपका स्पीड रुक जाएगी या स्पीड बढ़ेगी। यदि आप भाग रहे हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ग्राफ ऊपर जा रहा है। जब ग्राफ ऊपर जा रहा है इसका मतलब त्वरण क्या है? त्वरण यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे देख रहे हो, आपने 4 नंबर में लगा के गियर को गाड़ी को छोड़ दिया है। जब 4 नंबर में लगा के गियर गाड़ी को छोड़ दिया है तो त्वरण क्या है? 0 है। BC में देखो, फिर आपने क्या है, BC में क्या किया है? गाड़ी को फिर आपने 5वें गियर में किया है, तो मतलब त्वरण को बढ़ा है ना, ये हो गया हमारे पास त्वरण, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। CD के बीच में देखो, गाड़ी को आपने 5 नंबर लगा के छोड़ दिया है, बिल्कुल बिल्कुल क्या है? त्वरण 0। DE की बात करें, DE की बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे कि आपने आगे आ गया ब्रेकर। जब आ गया ब्रेकर तो आप लगाओगे ब्रेक, मतलब गियर करोगे चेंज, तो गाड़ी धीरे धीरे क्या करेगी? रुकेगी। जब रुकेगी त्वरण क्या होगा? यहाँ पे माइनस। इसे क्या कहते हैं हम? इसे मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। आई होप क्लियर हुआ। आगे चलें, ठीक। चलो बताओ इस क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जल्दी बताओ, ये तो मजा आ गया फिर, है ना। रॉकेट, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन का कौन सा लॉ है भाई? 3rd लॉ है सर। जल्दी बताइए सब लोग, ये सवाल गलत नहीं होनी चाहिए, ये सवाल गलत होना ही नहीं चाहिए। जल्दी बताइए, ठीक है। तो रॉकेट का सिद्धांत क्या होता है? मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या होता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। बर्नौली थ्योरम क्या होता है? बर्नौली थ्योरम क्या होता है? ऊर्जा का संरक्षण। और द्रव्यमान का संरक्षण क्या होता है? कंटिन्यूटी लॉ, सत्यता का नियम, ठीक है। लेकिन सवाल उठता है सर ये एनर्जी कंजर्वेशन का नियम बता दीजिए एक बार। चलो ठीक है, बताते हैं आपको एनर्जी कंजर्वेशन। चलो देखो यहाँ पे एक, अब मैं अच्छा सा ड्राइंग बताऊंगा तब ना। चलो ठीक है, ये मेरा है, ये चिंटू, ठीक है। अब चिंटू देखो, हमने क्या कहा? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नार बी डिस्ट्रॉय, इट विल बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो चिंटू ने क्या किया? सुबह से खाना खाया, ये खाना है ना। अब मत कहना मैं खाना बनाऊं तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये खाना चिंटू खाया, ये क्या है? खाने में क्या है? प्रोटीन्स है, वाइटामिन्स है, ठीक है, मिनरल्स हैं, ये सब क्या है? ये है हमारे पास एक केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कौन सा एनर्जी? केमिकल एनर्जी। अब एक केमिकल एनर्जी जैसे ने चिंटू ने अपने अंदर लिया, खाया, आप भी खाए, तो आपकी एनर्जी क्या होगी? ट्रांसफॉर्म हो। किस माध्यम से? कुछ तो आपको पसीना टुप 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 गिरेगा, जैसे आप पसीना तो निकलेगा ना, ठीक है। अब आप चिल्लाओगे, है ना, चिल्लाओगे, ठीक, तो भी क्या होगी? आपकी एनर्जी जाएगी। साथ ही साथ में जब आप चलोगे तो भी आपकी एनर्जी जाएगी। केमिकल एनर्जी किसमें? जैसे मान लो आपने बोला, तो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? साउंड एनर्जी में। आप जब चलना शुरू कर दिए, दौड़ना शुरू किया, तो आपकी जो केमिकल एनर्जी है किसमें कन्वर्ट हुई? काइनेटिक एनर्जी में। आप उछले, जंप किए, तो जमीन को छोड़कर आप थोड़ा ऊंचाई पे कूदे, तो आपकी जो केमिकल एनर्जी है किसमें कन्वर्ट हुई? mgh में, पोटेंशियल एनर्जी में। आप बैठे बैठे उठ के चल दिए, तुरंत कौन सी एनर्जी हुई? पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से आपका एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। यही होता है ऊर्जा का संरक्षण अधिनियम, नियम, ठीक है। तो जल्दी बताओ, अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका होती है, किसके कारण? बताओ। यदि घोड़ा रुका है या बस रुकी है या गाड़ी रुकी है, एकाएक चलना शुरू कर दे तो किधर की तरफ आप झुकोगे? आगे पीछे? बताओ जल्दी। पहली बात तो जो झुकोगे आप, वो तो आप झुकोगे पीछे की तरफ। किधर? पीछे की तरफ। जल्दी सब लोग करेक्ट आंसर बताओ भाई, करेक्ट आंसर सब लोग बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, रिलैक्सेशन इनर्शिया, विश्राम जड़त्व। द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है? गति का तीसरा नियम क्या होता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में छापो। गति का समीकरण हम तीसरा नियम बता रखे हैं भाई मेरे, आपको गति के तीनों नियम हम बता रखे हैं। क्या होता है? पहला u v बराबर, v क्या है अंतिम में? v बराबर ut प्लस u प्लस at। दूसरा क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा क्या होता है? v स्क्वायर बराबर के u स्क्वायर प्लस के 2as। क्या याद है? क्या बताओ जल्दी, याद है क्या? ठीक, आगे चलें। बल का गुणनफल क्या है? अरे यार तो आज मतलब क्या ही हो गया, मैम कैसा क्वेश्चन टाइप कर दी हैं, सब इजी इजी क्वेश्चन है। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुरुत्व वेग होता है, ठीक है ना। अब ये बात बताओ हमारे पास कि जो
बहुत हो गया ये सब। ये बताओ कैपिटल जी का मान कितना होता है, जल्दी बताओ कैपिटल जी का मान कितना होता है। सर आइजैक न्यूटन ने जब ये जी का कांस्टेंट का मान खोजा तो वो मान कितना था? क्या 6.67 गुते 10 घाते -11 था? ये सच में इतना था? जिसका मात्रक क्या था? जल्दी बताए आप। और जब दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को कूलाम ने जब खोजा, F = 1/4πε0 K Q1 Q2 अपन r², तो उसमें जो टोटल वैल्यू आती थी 1/4πε0 की, वो कितनी होती थी? जरा कमेंट बॉक्स में छापो। बल होता है F × द्रव्यमान और वेग आ गया, गलत है ये। भार वेग बिल्कुल गलत है। भार, अरे यार गलत करते पाप करवाओगे क्या? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 करेक्ट आंसर। आई होप सबको क्लियर होगा। राकेश जी, विदित जी, वैशाली मैम, पिंकी मैम, जल्दी बताइए आप लोग, क्या सब लोग हो कि चले गए? क्योंकि अब स्क्रीन पे पढ़ाने पे ध्यान दे कि मतलब देखें कि आप लोग क्या पंचायत कर रहे हो। आई होप आप लोग कुछ ना कुछ तो सीख रहे होगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो सवाल, अब करो, मजा आएगा फिर। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर भार कितना होगा? है ये एक बात याद रखना मेरे लाल, कि जो चंद्रमा होता है ना, वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जहां पे वायुमंडल संभव नहीं है। और यहीं पे अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रांग, आप डेट छापो किस डेट को गए थे वो। ठीक है, बाकी मैं नहीं बताने वाला, कई बार कितनी बार बताऊंगा, है ना। चलिए, तो हमारे पास यदि हमने कहा कि यदि ये हमारे पास अर्थ है, क्या हो गया, ये पृथ्वी है, पृथ्वी बड़ी होगी, चंद्रमा थोड़ा छोटा होगा, तो आप, मैं यहाँ पे अर्थ लिख दूंगा तो आप बुरा नहीं मानोगे ना। ठीक है, अर्थ हो गया, मून हो गया। एक देखो यहाँ पे जो जी होगा, यहाँ पे जो जी होगा, यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, G/6 हो जाएगा। यहाँ पे जी है तो यहाँ पे G/6 हो जाएगा। तो यदि हमारे पास, हमने कहा कि यदि किसी का भार 600 न्यूटन है, हमने कहा कि जो यहाँ पे जो W है, क्या है, W बराबर क्या होता है, mg होता है ना। W बराबर क्या होता है, mg होता है। तो यहाँ पे यदि भार इसका 600 न्यूटन है, 600, चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए, पृथ्वी पे जो W है कितना है हमारे पास, W और लिख देते हैं, कितना है, 600 न्यूटन। तो एक इसके बराबर है हमारे पास m × g के, g का मान हम 10 लेके चलेंगे, है ना। तो आप देखोगे तो यहाँ से आप निकाल लो m का मान, तो m का मान कितना हो जाएगा, g का मान 10 रख देंगे तो 600/10 कितना हो गया, m का मान 60 हो गया। अब हम बात करेंगे कि यदि हम चंद्रमा पे लेके चलें W बराबर, तो यहाँ पे भी mg हो जाएगा, लेकिन mg/6 होता है ना, mg/6 होता है। तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। ये हो जाएगा हमारे पास 60, m का मान 60 है ना, g का मान फिर 10 लिख दो बटे 6, तो 6 दहाम 60, 10 दहाम में 100। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 में हम डायरेक्टली क्या करते, 6 से भाग दे देते, यहीं पे हम 6 से भाग देते तो आ जाता कितना, 100, करेक्ट। लेकिन आपको प्रोसेस समझाना था, इसलिए, समझ रहे हो। ये लीजिए, ये भी सवाल बिल्कुल उसी की तरह है, आप बिल्कुल इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। पृथ्वी की सतह पे किसी का भार कितना है, वही बात है, 2.54 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा, निकालो। भार बराबर क्या होता है बताओ, भार बराबर होता है हमारे पास m × g। तो भार कितना हो गया, 29.4 इंटू कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास m × g। g का मान कितना रखोगे बताओ आप, अप्रोक्सीमेट 10 रख के चलो, तो m का मान निकल आएगा यहाँ पे, ठीक है, 10 निकल जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन कितना आ जाएगा बताओ जरा, 29.4/10। समझो ये 30 होता तो कितना होता, 10 या 30, 3 करीब में आता, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर भाई 30 रहता, 10 या 30 यार, 29.4 है तो मतलब क्या होगा, 2.95 समथिंग आएगा, है ना। तो ये इसका आंसर। और एक बात और याद रखना, ठीक है ना। अब तुम देखो, यदि पॉइंट के 1 है, पॉइंट के 2 है, पॉइंट के 3 है, इसको क्या मानोगे हमारे पास, 1 मानोगे। हमने कहा कि हमारे पास 130 रुपये है, क्या कहोगे, अरे पागल हो क्या, 100 रुपये तो है मोटी मोटा। हमने कहा 120 रुपये है, कहोगे 100 रुपये तो है मोटी मोटा। हमने कहा 110 रुपये है, कहोगे 100 रुपये तो है मोटी मोटा। हमने कहा ठीक है। हमने कहा कि हमारे पास 0.4 है ना, 0.4 है, 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है, हमने इतना कह दिया,
कहोगे इसका मतलब क्या है, इसको आप अप्रोक्सीमेशन मान के चलोगे, ये कितना है, पॉइंट का 5 है। मतलब हमने कहा आप यदि 140 रुपये है तो कहोगे नहीं आपके पास 150 रुपये है। तो अप्रोक्सीमेशन मान आप लेके चलना, पॉइंट के 8 है, पॉइंट के 9 है, तो इसे हम कंप्लीट मान लेते हैं। ठीक है, चलिए। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, जिसके द्वारा समझाया जा सकता है। जल्दी बताओ, ये तो आसान हो गया। ये किसने दिया था नियम भाई, जल्दी बताओ। मालूम है सबका आंसर सही आएगा, मालूम है हमको, है ना। जल्दी बताइए, ये क्या है, सापेक्षता का सिद्धांत यही है क्या, जल्दी बताओ। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसको एक मास्टर ने ये कह के भगा दिया था कि आपका जो बेटा है वो विलक्षण प्रतिभा का धनी है, आप इसे कहीं अपने घर पे पढ़ाइए। और माँ इसको क्या करती है, बिल्कुल बदल देती है और अपने मतलब आइंस्टीन से कहती है कि आइंस्टीन बोलता है कि क्या हुआ माँ, तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा कि तुम्हारे लायक कोई टीचर नहीं है, तुम इतना होशियार हो, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो कि तुमको कोई टीचर पढ़ा ही नहीं सकता। माँ ने अपने बच्चे की मेमोरी को चेंज कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये होती है। आपको भी आपके कोई कह दिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा, भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विलक्षण प्रतिभा धनी, आप अपने दिमाग को किसी की बातों को घुसने ही मत दो। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, न्यूटन का तीसरा नियम। आई होप कि यहाँ करेक्ट आंसर होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कहानी बहुत लंबी है, कहानी बाद में सुनाएंगे। ठीक है, चलो जल्दी करते हैं। 1 किलोग्राम राशि, आपसे बताऊँ ना, ईमानदारी से मैं बताता हूँ ना, ये पेपर जानते हो मैं कहाँ मिला था, एक हुआ था विजाक स्टील, है ना, पता है बहुत अच्छी खासी सैलरी है, 50,000 के ऊपर सैलरी है। ठीक है, विजाक स्टील में, इसमें आया था पेपर में। DRDO यहाँ पे आया था पेपर में। ठीक है, वो तो मजाक। और हाँ, ये कौन से क्वेश्चन में, टेक्निकल में आया था ये क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 9.8 न्यूटन। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे चलें। हो जाता है कभी कभी, जरा तो आग घूर कोड़ी तोड़ का गुणनफल क्या होता है, जल्दी बताओ आप, टाइम भी होने वाला है, जल्दी बताए सब लोग जल्दी। एक बात बताओ, कोई महिला है, महिला नहीं लेते हैं, नहीं तो आप मेरे पीछे पड़ जाओगे, सर आप महिला का नाम क्यों ले रहे हो। ठीक है, ये मेरे राकेश जी हैं। क्या आपके कहने का मतलब मैं हमेशा चिंटू को ही लाऊं क्या बीच में, बेचारा। अब राकेश जी क्या करें, सर पे बोझ लिए हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने ठीक है, सर पे बोझ लिए हैं। और राकेश जी इतने एक्सपर्ट हैं कि सर पे अपने बोझ कितना भी ले लेंगे वो गिरेगा नहीं। और ये चलते हैं, आप इनको इलाहाबाद से घर आना है, राजगढ़ आना है, तो इलाहाबाद की प्लेटफॉर्म पर ये 2 किलोमीटर सर पे बोझा लेके, अपना बोरिया बिस्तरा लेके चलते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, और ये थक जाते हैं। तो सवाल क्या बना, राकेश जी कहे कि यार मैं बहुत काम किया और मैं थक गया। तुरंत मेरा चिंटू उठा और एक थप्पड़ जड़ दिया। पागल हैं क्या राकेश जी, आपने कुछ काम नहीं किया, आपने फिजिक्स नहीं पढ़ा क्या, कहीं क्यों, क्योंकि सर ने बताया था क्या कि जो W बराबर होता है F इंटू डी कॉस थीटा होता है। जो कंप्लीट सूत्र होता है क्या होता है बताओ, कंप्लीट सूत्र क्या होता है, W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा होता है। बल ये विस्थापन, और यहाँ पे है विस्थापन की दिशा में कोण। आपका विस्थापन इधर रहा और बल आपने सीधा लिया, बल की दिशा में आप जब सीधे चल रहे हैं इधर, तो बल लग रहा है नीचे, इन दोनों के बीच में कितना कोण है, 90 अंश। तो हो जाएगा F इंटू डी इंटू कास 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। आज 0 में सारी दुनिया गुणा कर दोगे, दुनिया 0 हो जाएगी। समझ गए। अब राकेश जी चाहे 2 क्विंटल ले लो, चाहे 3 क्विंटल ले लो, हमेशा कार्य क्या होगा, 0 होगा। फिजिक्स की भाषा में ऑप्शन नंबर 3। और राकेश दोबारा पलट के मारते हैं चिंटू को एक थप्पड़। धन्यवाद चिंटू हमें समझाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लास्ट वाला है आज का मेरे दोस्त, लास्ट वाला ये। एक बीकर में पानी बर्फ पर तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी क्या होगा। तो एक बात याद रखो यार, आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, आप कैसे गलतियां कैसे कर सकते हो बताओ। आप इतने अच्छे इंसान हो, गलती कैसे कर सकते हो। ये बीकर है, यदि मान लो हम कह रहे हैं कि यदि यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है हमारे पास, मान लो इतना बड़ा है, यहाँ पे इतना बड़ा बर्फ पिघल तैर रहा है, तो जब ये पिघलेगा, तो जब ये बर्फ इसमें घुरा होगा तो बाकी पानी तो नीचे गिरा चुका होगा, ऑलरेडी गिरा चुका होगा। जब गिरा चुका होगा तो जब ये पिघलेगा, जब पिघलेगा तो जो पानी गिराया है उसी को तो फुलफिल करेगा। इसका मतलब
उतना ही रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। और कल हम लोग का टेस्ट नंबर 6 7 रहेगा, और आई होप कि हर एक दिन नया नया क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन ईजी है, इसका मतलब ये है कि आपको जनरल साइंस में, नॉन टेक्निकल के पोर्शन में जनरल साइंस आपको इतना ही पढ़ना होता है। यदि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो मेरे लाल, तो आपको लगता है कि ये प्रश्न बहुत ईजी हैं, लेकिन जानते हो कुछ महिलाएं जो नॉन टेक की तैयारी कर रही हैं ना, उनको तो ये भी नहीं पता कि मात्रक होता क्या है ना। मैंने ऐसे भी पुलिस की तैयारी में बच्चों को पढ़ा है, मैंने देखा है सर मात्रक क्या होता है, किलोग्राम क्या होता है, मीटर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। तो जो मैंने देखा है, तो आप लोग साइंस से, इसलिए आपको बातें समझ में आ जा रही हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट।